हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शेखर यादव आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने परिवार अपने चैनल सरस्वती कंपटीशन क्लासेस में। आप लोगों को पता है प्यारे बच्चे कि आपका जो भी एग्जाम आने वाला है उनके लिए हम आप लोगों के सामने जो है वो एक श्रृंखला लेके आए हैं। बच्चा कौन सी? जीएस की श्रृंखला बेटा है आपके सामने लेके आए हैं। और आपने पिछली 2 कक्षाओं में हमारे साथ जुड़कर जो सहयोग किया है उसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद जो है वो प्रकट करते हैं। बच्चा आज हम आप लोगों की क्लास में बताएंगे, देखिए आप लोगों ने पढ़ा था पहले कि प्राग ऐतिहासिक काल हमने आपको बताया था बच्चा, ठीक है। आप लोगों को याद भी होगा कि प्राग ऐतिहासिक काल हम किसे कहते हैं। तो बच्चा हम उस काल को कहते हैं जिसमें मानव क्या था? लिखना पढ़ना नहीं जानता था बच्चा। कौन सा काल था जिसमें मानव क्या करता था बच्चा? यानी कि लिखना पढ़ना नहीं जानता था, ठीक है बच्चा। यहां तक तो आपको पता ही है। अब इसके अलावा इसमें ऐसा क्या होगा बच्चा जो हम इसको आगे लेंगे? देखिए बेटा क्या है कि आज हम आपकी तीसरी श्रृंखला यानी कि पाषाण काल को शुरू करने जा रहे हैं और हम ये आशा करते हैं कि आने वाली जितनी परीक्षा में हैं जो आने वाली हैं उनसे आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटना चाहिए। तो इसी प्रयास के साथ हम आप लोगों के सामने सरलतम रूप में लेके आए हैं जीएस की श्रृंखला प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है बच्चा। देखिए आप लोगों को पता है कि जिस काल में मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था उसको हम क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। देखिए बच्चा यहां पर दरअसल में जो अध्ययन करने को आपको मिलता है, बेसिकली देखिए अध्ययन क्या होता है कि जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो 2 तरीके से चीजों का पता आप लोग लगा सकते हैं। या तो प्राप्त अवशेषों के आधार पर उनके जीवाश्मों के अध्ययन के द्वारा जो है वो आप उस चीज का पता लगा सकते हैं, या फिर किसी लिखित विवरण की वजह से आप इतिहास का पता लगा सकते हैं बच्चा। तो यहां पर जिस स्थिति को हम पढ़ने जा रहे हैं वहां पर हमें कोई लिखित सोर्स तो प्राप्त है नहीं, तो अर्थात हम क्या करेंगे कि हमारे जो पाषाण काल से प्राप्त पत्थर हैं या जो अवशेष प्राप्त हैं बच्चा, हम उनको पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से इतिहास की शुरुआत जो है प्राचीन मानव द्वारा की गई थी बच्चा, ठीक है। आइए देखते हैं बेटा क्या होता है। देखिए अध्ययन हमने आपको बताया कितने तरीके से होगा। या तो लिखित विवरण हो तब इसका अध्ययन हो सकता है, यानी कि हमें जानकारी प्राप्त हो सकती है। या फिर विवरण कैसा हो तो या फिर जीवाश्म हो, ठीक है। या फिर क्या हो, कोई और अन्य क्या हो, हम कह सकते हैं कि कोई अन्य हमें जो है वो तत्व ऐसा प्रदान हो जिससे हम क्या कर सकते हैं? इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पर समझा जाए तो आप लोगों को पता है कि पत्थर, ठीक है, आप लोगों को पता है कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो चुकी है आज की डेट में आप लोगों को पता भी लग जाता है कि ये किस काल का पत्थर है बच्चा, ठीक है। तो उसी क्रम को हम आप लोगों के सामने देखिए लेके आए हुए हैं। मेन बात क्या है बच्चा? तो प्राग ऐतिहासिक काल में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बच्चा? तो प्राग ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़ेंगे किसको? तो पढ़ेंगे पाषाण काल को बच्चा, ठीक है, जिसको आप लोग अंग्रेजी में स्टोन एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? स्टोन एज, ठीक है। तो हम किसको पढ़ेंगे बेटा? पाषाण काल को। देखिए सबसे पहली जो बात यहां से निकल के आती है, इससे पहले देखिए आपका वर्ष 1860 था। कौन सा वर्ष था बेटा? तो वर्ष 1860 में आप लोगों को पता है कि ये वही समय है जिस समय जो है कहीं ना कहीं जो भी आपकी ब्रिटिश कंपनी है वो भारत पर शासन कर रही है। और सबसे अच्छी बात आपको हम बताना चाहते हैं कि इन लोगों को पता नहीं कौन सी खलबली थी भारतीय इतिहास को खंगालने की, तो ये लोग क्या कर रहे थे? भारतीय इतिहास के अवशेषों को ढूंढ रहे थे बेटा। तो यहां पर एक समय आया 1860 का जब भारत में स्थापना हुई किसकी बेटा? तो पुरातत्व विभाग की। किसकी स्थापना होती है बच्चा? पुरातत्व विभाग की, ठीक है। और इस समय पुरातत्व विभाग का जो अध्यक्ष है, यानी कि पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया गया बच्चा? तो पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष जो है इस समय कौन बना? तो वो आपका था अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन बना बेटा? अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने क्या किया? इसका संचालन कार्य संभाला, ठीक है। और क्या करने लगे? ये जो है भारतीय इतिहास पर खुदाई के कामों में मदद करने लगे, ठीक है। कब बच्चा? 1860 में। देखिए अब कुछ चीजें जो है यहां से निकल के भी आती हैं, कुछ ऐसे प्रश्न भी निकल के आते हैं बच्चा जो क्या है वो परीक्षाओं में पूछे गए। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यही आता है, कौन सा? कि पुरातत्व विभाग की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? तो वो बेटा की गई थी आपका अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। किसके द्वारा बच्चा? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। कब हुई है? ये डेट भी आपसे पूछी जाती है, तो वर्ष 1860 में। अब एक बात हम आपको बता दें, देखिए ये एक स्वतंत्र संस्था थी। कैसी थी बेटा? स्वतंत्र संस्था। अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि गुरुजी स्वतंत्र संस्था का मतलब क्या है। हालांकि देखिए कनिंघम महोदय इस पर काम जरूर कर रहे थे, इनको कोई हस्तक्षेप नहीं था, लेकिन ये स्थायी संस्था नहीं थी। कहने का मतलब क्या था? देखिए स्वतंत्र होना और स्थायी होना दो अलग अलग चीजें हैं।
स्थायी का मतलब है कोई भी चीज परमानेंट आगे तक काम करेगी, और उस समय स्वतंत्र होने का कोई अता पता नहीं था कि ये जो है वो भारत में कब तक काम करेगी बच्चा। ठीक है, तो अब आपको हम बता दें कि वर्ष आता है 1871 का। कौन सा समय आता है? 1871, जिसमें क्या होता है कि आपका जो पुरातत्व विभाग बनाया जाता है बच्चा, इसको क्या कर दिया जाता है? स्थायी कर दिया जाता है। किसके द्वारा? तो आपको हम बता दें कि उस समय आपके गवर्नर जनरल थे लॉरेंस, यानी कि लॉरेंस के द्वारा क्या किया जाता है? इसको स्थायित्व जो है वो प्रदान कर दिया जाता है। अब बात कुछ और आती है। देखिए यहां तक तो आपको आई होप कि क्लियर हो चुका होगा। ठीक है बेटा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए बच्चा, इतिहास में जो भी शुरुआत आपकी हुई है वो यहीं से मानी जाती है बेसिकली, कि यहां से जो है वो चीजों का पता लगना जो है वो धीरे धीरे क्या हो चुका था? आरंभ हो चुका था। अब देखिए, हालांकि हम विस्तार से कनिंघम के बारे में कहां पढ़ेंगे बेटा? तो सिंधु घाटी सभ्यता जिस समय हम आपको पढ़ाएंगे वहां पर हम अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी पाएंगे। अब आगे की स्थिति क्या होती है? अब देखिए, मेन चीज ये है कि आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, संग्रहालय। क्या नाम सुना है बच्चा? संग्रहालय। ठीक है, और ये संग्रहालय होता क्या है बेसिकली? ठीक है, देखिए अब इसको 1871 में क्या कहा जाने लगा? तो इसको हम कहने लगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। क्या कहने लगे बच्चा? इसका नाम क्या हो गया? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। क्या नाम हो गया बेटा? तो इसका नाम हो गया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो क्या नाम? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है बेटा, तो संग्रहालय की बात आती है। देखिए, संग्रहालय उस स्थान को कहा जाता है जहां पर प्राप्त जो अवशेष हैं, जो हमें खुदाई से प्राप्त हुए हैं, उनको रखने का स्थान क्या कहलाता है बच्चा? तो वो संग्रहालय कहलाता है। अब बात ये आती है कि संग्रहालय जो है वो है क्या, और ये भारत में कहां पर है? देखिए बच्चा, तो आपका संग्रहालय जो है भारत में, अगर भारतीय संग्रहालय की हम बात करते हैं कि भारतीय संग्रहालय कहां पर है, तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा गया है बेटा। तो भारतीय संग्रहालय जो है बच्चा आपका कहां पर है? तो ये भारतीय संग्रहालय जो है वो आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। कहां पर पड़ता है? एमपी के भोपाल में। ठीक है बेटा, क्या है ये? तो इसको देखिए क्या कहते हैं, इसका पूरा नाम अगर भारतीय संग्रहालय का बताया जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? भारतीय पुरातत्व मानव संग्रहालय। क्या नाम है इसका? भारतीय पुरातत्व। क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये सारी की सारी चीज किससे जुड़ी हुई है? पुरातत्व से जुड़ी हुई है। ठीक है, यानी कि प्राचीन समय में प्राप्त जो तत्व हैं, ठीक है, यानी कि भारतीय पुरातत्व मानव संग्रहालय इसको नाम दिया गया। क्या नाम था इसका? भारतीय पुरातत्व मानव संग्रहालय। ठीक है बेटा, जो कि आपका भारत में कहां पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, सबसे बड़ी बात बच्चा क्या है पता है? कि मध्य प्रदेश में जो आपका संग्रहालय है इसका नाम बदल दिया गया, और इसका नाम क्या कर दिया गया? तो ये नाम कर दिया पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर। यानी कि इसका नाम क्या हो गया? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया? यानी कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ठीक है बेटा, देखिए क्वेश्चंस आपके जितने भी बन रहे हैं उन पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। अगर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि भारतीय पुरातत्व मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है बच्चा? कहां पर है? मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। ठीक है, इसका नाम बदलकर क्या हुआ है बच्चा? तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। क्या नाम हुआ बेटा? एक बार लीजिएगा मेरे साथ, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ठीक है, अब देखिए पुरातत्व की बात आती है। जिस समय पुरातत्व शुरू हुआ, हमारा पुरातत्व पर काम होना शुरू हुआ वर्ष 1860 में बच्चा, तो इसका कोई ना कोई मुख्यालय भी बनाया गया होगा। नहीं बनाया गया था? बिल्कुल बनाया गया था बच्चा। कौन सा था? ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय है बेटा, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय जो है बेटा आपका पड़ता है नागपुर में। कहां पर पड़ता है? तो इसका मुख्यालय है आपका नागपुर में। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्व विभाग का मुख्यालय स्थित है, तो बेटा इसका आंसर क्या होगा मेरे बच्चा? प्यारे बच्चा, आप इसका जवाब दीजिएगा, तो वो क्या है? नागपुर। ठीक है, ओके। अब देखिए यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं हम वैश्विक लेवल की, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने बात क्या की आपसे? भारतीय
पुरातत्व क्या की है बेटा, भारतीय पुरातत्व मानव संग्रहालय के बारे में। किसके बारे में की है, तो भारतीय पुरातत्व मानव संग्रहालय। अब ये हमने कहाँ पे बताया आपको, ठीक है। देखिए ये चीजें जो है बेटा आपको याद करने वाली हैं, जिनको आपको क्या करना है, मेरे साथ बोलना है बच्चा। इस वजह से हम आपको क्या करा रहे हैं, बार बार इसका नाम दिला रहे हैं, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीजें बैठ जाएं। बेटा एक बात कहें, आप लोगों से एक बात करना चाहता हूं। आपको पता है कि आपके माँ बाप आपके लिए कितना बड़ा सपना देखे बैठे, और आप लोग उस सपने को कहीं ना कहीं धूमिल कर रहे हैं। मानता हूं कि आप लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक बार अपने माँ बाप की आंखों में झांक के देखिएगा कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं। जिस बच्चे को ये एहसास है कि उसके माँ बाप उसके लिए क्या सोचते हैं, वो दिन रात एक करके क्या करेगा बेटा, मेहनत करेगा और हर हालत में अपना सिलेक्शन पक्का करेगा। ये बात जब मैं सुनता हूं तो दिल में एक उमस सी पैदा हो जाती है कि देखिए बेटा, आपको बता दें, आज आप जिनके साथ घूम रहे हैं, जिनके साथ चल रहे हैं, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, इसके बारे में मैं तो आपसे कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन इतना याद रखना कि एक समय बेटा वो आएगा जिस समय आपकी फैमिली के अलावा दूसरा आपके साथ कोई नहीं होगा। ये बात आपको थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन ये बात सर्वदा सत्य रहने वाली है कि माँ बाप और गुरु के अलावा तीसरा बेटा इस धरती पे कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो आपकी इज्जत और आपकी बढ़ोतरी में, आपकी पदोन्नति में आपका साथ दे। हर व्यक्ति यही चाहता है कि आप कैसे ऊपर गए। इसलिए मेरा आग्रह है छोटे भाई बहन होने के नाते कि आप जो है इस विषय को या अपनी शिक्षा को अच्छे से कवर कीजिए। देखिए बेटा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपके दिल से आवाज नहीं आती है कि इस बार मेरी सीट है, तो मेरे ख्याल से आपकी तैयारी जो है बेटा वो व्यर्थ है। क्या है, व्यर्थ है आपकी तैयारी। कि अगर आपके दिल से आवाज नहीं निकलती है, ठीक है, कि आपका सिलेक्शन इस बार होगा, आपके बूढ़े माँ बाप जो है वो आपके लिए दिन रात ये दुआ करते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो एक दिन सफल होकर आएगा हमारे सामने, और पूरे गांव के, पूरे जो है शहर के सामने उसका नाम जो है वो कहीं ना कहीं ऊंचा करेगा, उसका सर ऊंचा करेगा। आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। आप लोगों को हम पढ़ाने के लिए या हमारे जैसे तमाम लोग पढ़ाते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन आप उस चीज का सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं। बेटा एक चीज याद रखना, जिस दिन आपका दिल गवाही दे देगा कि इस बार हमारा सिलेक्शन पक्का है, बेटा उस दिन से आज मेरी बात याद रख लेना, तारीख लिख लेना कि अगले आने वाले 1 साल के अंदर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा। ठीक है बेटा, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आते हैं अपने टॉपिक पर वापस। ठीक है, देखिए तो मैंने आपको क्या बताया बेटा, आपका जो भारतीय पुरातत्व मानव संग्रहालय है ये कहां पर बताया, एमपी के भोपाल में। कहां पर है बेटा, एमपी के भोपाल में। ठीक है, इसका नाम बदल दिया गया है। इसका नाम बदल के क्या किया गया है बेटा, तो इंदिरा गांधी, ठीक है, किसके नाम पर किया गया है, पूर्व प्रधानमंत्री। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, क्या किया गया इसका नाम, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। अब बात एक और आती है, इससे जुड़े भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पूछे गए हैं बेटा, यानी कि वो क्वेश्चन क्या है गुरुजी, तो देखिए बेटा यहां पर विश्व स्तरीय जो है वो संस्थाएं भी पूछ लेता है। कैसी, विश्व स्तरीय, मतलब कहने का ये है कि जो संस्थाएं आपकी भारत में हैं, अगर वो कहीं ना कहीं विश्व में भी हैं तो वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। देखिए अगर आपसे मैं पूछूं कि भारतीय नहीं बल्कि जो है वैश्विक, कैसा बच्चा, तो आपका वैश्विक मानव संग्रहालय कहां पर है, यानी कि विश्व में मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है, तो बेटा इसका जवाब आप देंगे, क्या देंगे बेटा, तो ये आपका डेनमार्क एक देश है। कौन सा देश है बच्चा, मेरे साथ लीजिएगा इसका नाम प्यारे बच्चा, डेनमार्क का कौन सा शहर है बच्चा, तो इसको हम कहते हैं कोपेनहेगन। क्या नाम है मेरे लाल, तो इसका नाम है कोपेनहेगन। ठीक है, जहां पर क्या है आपका वैश्विक मानव संग्रहालय क्या है, स्थित है मेरे बच्चा, कहां पर है, तो डेनमार्क के कोपेनहेगन शहर में। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा बच्चा, और मैं आपको बताऊं तो मैं पूरा अपना प्रयास कर रहा हूं कि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए और सरल से सरल तरीके से समझ में आए।
ठीक है, अगर ये तैयारी आपको समझ में आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि इसका फायदा और भी लोग ले सकें। बच्चा आगे चलते हैं, अब हम शुरू करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को जहां हम इसको शुरू करने वाले थे। देखिए अब हम शुरू करने वाले हैं बेसिकली पाषाण काल। अब इससे पहले हम आपसे एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे जो भी कई परीक्षाओं में पूछा गया। मैं एक भी क्वेश्चन को छोड़ूंगा नहीं जो पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है या जिसकी संभावना है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से, मैं आपसे क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहा हूं, निम्नलिखित में से यानी कि क्या है बेटा, निम्नलिखित में से पाषाण काल किस श्रेणी में आता है। ठीक है, पाषाण काल किस श्रेणी में आता है। हो सकता है कि एग्जाम से मेरी भाषा थोड़ी अलग हो, ठीक है, लेकिन सेंस वही है। एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझिएगा, उदाहरण जो मैंने आपको दिया है। अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या रख रहा हूं, तो ऑप्शन है आपका आदि ऐतिहासिक काल, आपका नंबर 2 है ऐतिहासिक काल, ठीक है बच्चा, ऐतिहासिक काल, और इसके अलावा तीसरा है आपका प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा है मेरे लाल, प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है बेटा, कौन सा है, प्राग ऐतिहासिक काल, और चौथा है नॉट यानी कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब जरा आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर, क्या आपको इस सवाल का आंसर पता है? अगर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो बेटा देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो ये प्राग ऐतिहासिक की श्रेणी में आता है। ठीक है बेटा, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया भी था कि प्राग ऐतिहासिक काल को हम पाषाण काल से जोड़ के देखते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? ओके, आगे चलते हैं, स्टोन एज की बात करते हैं या पाषाण काल की बात करते हैं। देखिए स्टोन एज या पाषाण काल जिसमें कहीं ना कहीं पत्थरों का जो है वो क्या है, मामला जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए स्टोन एज, स्टोन एज को बेटा हम कितने भागों में पढ़ते हैं, तो इसको हम 3 भाग में पढ़ते हैं। ठीक है, नंबर 1 पे आपका आता है पुरा पाषाण काल। क्या आता है बच्चा, पुरा पाषाण काल। ठीक है, कौन सा काल आता है, पुरा पाषाण काल। ठीक है, दूसरा क्या आता है बच्चा, आपको पता होगा, मध्य पाषाण काल। कौन सा काल आता है बच्चा, मध्य पाषाण काल, और तीसरा क्या आता है आपका, ठीक है, तो ये आता है नव पाषाण काल। ठीक है, आई होप ये तीनों नाम आपको पहले से पता होंगे बेटा। ठीक है, अब देखिए बात क्या आती है, तो बात आती है किसकी, पाषाण काल की। इसको हमें पढ़ना है बेटा, बाकी की चीजों पर हम डिस्कशन जो है बाद में करेंगे, क्योंकि हम क्रमवार तरीके से क्या कर रहे हैं, अपना अध्ययन कर रहे हैं। देखिए बेटा इस पाषाण काल को भी हम क्या करते हैं, 3 भागों में पढ़ते हैं। कितने भागों में पढ़ते हैं बेटा, 3 भागों में। सबसे पहले जिसको हम पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं निम्न पाषाण काल। क्या कहते हैं बेटा इसको, निम्न पाषाण काल। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, तो उसको हम कहते हैं मध्य पाषाण काल। क्या कहते हैं बच्चा, मध्य पाषाण काल। अब इस मध्य पाषाण काल को इस पाषाण काल से मिला के नहीं देख लेना कि गुरुजी आपने तो ये भी मध्य पाषाण बताया है। ठीक है, इसके बाद यहां पर जो आता है उसको हम कहते हैं उच्च पाषाण काल। क्या कहते हैं बच्चा, उच्च पाषाण काल। ठीक है, तो इन तरीकों से हमें क्या करना है, अपने पुरा पाषाण काल को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं क्रमवार तरीके से क्या है। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे बेटा, निम्न पाषाण काल। किसको पढ़ेंगे, तो निम्न पाषाण काल। अब देखिए आपको एक बात और बता दें कि यहां पर जो तिथियां हैं बेटा, वहां तिथियों पर क्या है, तमाम तरीके की भ्रांतियां दी गई हैं। तो इसकी जो हमें डेट मिलती है, ठीक है, वो कितनी मिलती है, दरअसल में आपको हम बता दें कि पूरे पाषाण काल यानी कि जो पुरा पाषाण है उसकी डेट हमें मिलती है 5 लाख से, कितनी मिलती है, ओ सॉरी 50 लाख से, 50 लाख से कितनी मिलती है, तो हमें मिलती है ये मेनली 50 लाख से 50,000। ठीक है, ये इसकी क्या है, यानी कि 50,000। ठीक है, और वो भी क्या है, ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब हम आप लोगों को पहले से ही बता चुके हैं कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो तिथियां हैं बच्चा, वो आपकी क्या कहलाती हैं, तो वो ईसा पूर्व कहलाती हैं। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर होगा। जब तक न सजा दूं
वर्दी तेरे तन पर न बैठूंगा मैं शांत, और तेरे माँ बाप का नाम अगर ना रोशन करा दूं तो बदल देना मेरा नाम। ठीक है बेटा, ये मैं अपने विश्वास पर कह रहा हूं, हालांकि आपको इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और मेरे साथ लगातार जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए निम्न पाषाण काल की अगर बेटा बात करते हैं, अब सबसे बड़ी बात क्या है कि गुरुजी इसमें ऐसा क्या था जो निम्न पाषाण काल में हुआ है। तो मेरे बच्चा देखिए, यहां पर आपको पता है कि बेसिकली हम किसके बारे में बात करेंगे, तो मानव के बारे में बात करेंगे। इस मानव ने ऐसा क्या किया है गुरुजी जिसकी वजह से हमसे परीक्षा नहीं निकल पाती और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये बार बार आपकी हमसे क्या रहती है, शिकायत रहती है। तो ऐसा अब नहीं होगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूट पाए। देखिए बेटा, आपको हमने कुछ चीजें बताई। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि इस समय जो मानव है ये एक प्रकार से क्या है, आखेटक है। कैसा मानव है बच्चा, तो मेरे साथ लीजिएगा, इसको क्या कहते हैं, आखेटक कहते हैं। आखेटक का दूसरा नाम जो है वो होता है शिकारी, यानी कि शिकार करने वाले को हम क्या कहते हैं, आखेटक कहते हैं। ठीक है बेटा, अब ये किस तरीके से शिकार करते थे जरा उस पर भी हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। तो देखिए, तो ये पत्थरों से क्या करते थे। देखिए आप लोगों को पता है कि आप पाषाण काल पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पत्थरों का तो प्रयोग होगा ही होगा मेरे बच्चा। तो यहां पर क्या होता था, पत्थरों का उपयोग करते थे किसके लिए, तो शिकार करने के लिए। किसका उपयोग करते थे बच्चा, पत्थरों का। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है गुरुजी, मैंने कहा हाँ बेटा, तो आप बताइएगा कि कौन से पत्थरों का प्रयोग जो है वो निम्न पाषाण काल में किया जाता था। तो आइए बच्चा, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए क्योंकि हम आपके साथ हैं। तो यहां पर बच्चा आपके क्वार्टजाइट, इसको आप याद करके रखिएगा। क्वार्टजाइट पत्थरों का क्या किया जाता था बच्चा, प्रयोग किया जाता था। और ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर है जो निम्न पाषाण काल में प्रयोग किया गया था। तो कौन सा पत्थर है बच्चा, एक बार नाम लीजिए मेरे साथ, कौन सा है, क्वार्टजाइट पत्थर। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको यहां तक क्लियर होगा और मेरे साथ आपको शायद बहुत मजा भी आ रहा है। ठीक है, तो कौन सा पत्थर प्रयोग होता था, क्वार्टजाइट मेरे बच्चा। ठीक है, अब देखिए, अब मेन चीज ये आती है कि गुरुजी इस बात का पता कैसे लगा कि यहां पर क्वार्टजाइट पत्थरों का ही प्रयोग होता है। तो आपको हम बता दें कि वर्ष थी आपकी 1863। कौन सी है बेटा, आपको हम ऐसे इतिहास पढ़ा देंगे कि आप भी कहेंगे कि जिंदगी में इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपसे आशा भी इतनी कर सकते हैं कि आप लोग हमारा सहयोग अवश्य करेंगे। तो वर्ष 1863 में क्या था बच्चा, तो वर्ष 1863 में देखिए, मैंने आपको एक नाम पिछली कक्षा में बताया था जिसका नाम था रॉबर्ट ब्रसफुट। आपको याद भी आया होगा मेरे प्यारे बच्चा, मैंने आपको ये नाम कई बार याद भी दिलाया था। कौन सा नाम, रॉबर्ट ब्रसफुट। कौन सा नाम है मेरे लाल, एक बार फिर से लीजिएगा, रॉबर्ट ब्रसफुट। अरे यार, ऐसा नहीं है। आप लोगों के दिमाग में पता नहीं कैसे क्वेश्चन चलता है कि गुरुजी पता नहीं क्यों जो है एक ही नाम बार बार लिए आ रहे हैं। यार ऐसी कोई बात नहीं है, जिसकी जरूरत है हम उसको लेके आ रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिएगा, बशर्ते आप पढ़ते रहिए। अब इसने किया क्या है, ये आप लोग तब से पूछ रहे हैं तो बता देते हैं कि बेटा देखो, आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि इन्होंने इतिहास का विभाजन किया था। फिलहाल उस चीज से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम क्योंकि इनके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर है। तो इन्होंने क्या की थी, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इनको ही क्या कहा जाता है, पुरा पाषाण काल का जनक कहा जाता है। किसको बेटा, रॉबर्ट ब्रसफुट को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो गया है बच्चा, क्या कि आपका पुरा पाषाण काल का जनक किसे कहा जाता है, रॉबर्ट ब्रसफुट को। किसको कहा जाता है बच्चा, रॉबर्ट ब्रसफुट को। क्या कहा जाता है, तो यह कहा जाता है आपसे पुरा पाषाण काल का जनक। क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ है तो लाइक ठोको ऐसे, बस मोबाइल नहीं फूटना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए इन्होंने किया क्या है, तो जरा थोड़ा मैप के माध्यम से हम समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैप हम जरा बनाए लेते हैं, थोड़ा गलत बनेगा क्योंकि मेरी आर्ट अच्छी नहीं है। ठीक है, देखिए आपको पता है कि ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला जो फेस दिख रहा है आपको, जिसको मैं अभी सर्कल किए दे रहा हूं, ये वाला सर्कल आपको गुजरात और राजस्थान वाला एरिया दिख रहा है बच्चा।
देखिए ये जो बेसिकली एरिया है जिसको मैं चिन्हित कर रहा हूं, ये आपका एरिया है मद्रास का। कौन सा एरिया है बेटा? तो ये आपका मद्रास है, जिसको आप क्या कहते हैं? वर्तमान चेन्नई भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? चेन्नई कहते हैं। और यहीं पर क्या हुआ है कि वर्ष 1863 में, कब? वर्ष 1863 में किसके द्वारा? तो आपके ब्रुसफुट के द्वारा। ब्रुसफुट ने क्या किया बेटा? यहां पर खुदाई किया है। अब देखिए आपको हम जीवन जीना सिखा देंगे, इतिहास जो है वो आपको जीना सिखा देंगे, किस तरीके के लोग आपके जीते रहे हैं अगर आप लोग मेरे साथ हैं। आपको हम पढ़ाएंगे नहीं, बल्कि वो जिंदगी आपको जो है वो हम जीने को मजबूर कर देंगे, जो कहीं ना कहीं जो है आपके पूर्वज जीते रहे। बस उसका एक महसूस जो पन है ना, वो आपको महसूस करा देंगे। अब इसकी खुदाई कैसे होती थी बच्चा? तो जरा देख लेते हैं। देखिए माना कि ये हमारी क्या है? पृथ्वी की सतह है जिस पर हम अभी रह रहे हैं, ठीक है। अब इसको क्या है? कुछ भागों में बांट दिया जाता है, और ये जो फेज है सबसे नीचे, इसको हम मानते हैं निम्न पाषाण काल का, क्योंकि निम्न के बाद फिर आएगा मध्य, फिर आएगा उच्च, फिर मध्य पाषाण, फिर नव पाषाण। तो बच्चा इस तरीके से हमने क्या किया है? इसको बांटा है। देखिए यहां से, यानी कि ये सबसे जो नीची सतह है पृथ्वी की बच्चा, जिसको हम आपको क्या कर रहे हैं? बार बार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहां से ऐसा क्या मिला है गुरुजी? देखिए आप लोगों ने सुना होगा बच्चा कि प्रापाषाण काल में सर्वप्रथम आपको जो मिला है वो पत्थर का कुल्हाड़ी मिला है, यानी कि हैंड एक्स मिला है। अब अगर आपसे पूछ ले कि वो हैंड एक्स किसने बरामद की थी, तो उसका नाम था जेम्स ब्रुसफुट बेटा। तो यहां से क्या है? यानी कि निम्न पाषाणकालीन स्थल, ठीक है। तो कहां पे है वो? चेन्नई में, जिसका नाम क्या है बेटा? तो ठीक है, इसका नाम है पलवरम। क्या नाम है बच्चा? तो इसका नाम है पलवरम, ठीक है। ये कहां पर पड़ता है? तो चेन्नई के मद्रास में पड़ता है। और यहां से हमें क्या प्राप्त होता है बच्चा? तो यहां से हमें कुल्हाड़ी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? पत्थर की कुल्हाड़ी प्राप्त होती है, ठीक है। यानी कि हैंड एक्स प्राप्त होती है। क्या होती है? हैंड एक्स प्राप्त होती है, ठीक है। इस चीज को समझिएगा, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन बहुत बनते हैं। देखिए बच्चा एक बात आपसे हम कहना चाह रहे हैं, जितने क्वेश्चन जो है वो हमारे कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल पार्ट से नहीं बनते हैं, उतना हमारे जो है कल्चर से बनते हैं। और ये कहीं ना कहीं जो है वो हमारे कल्चर का ही पार्ट है। तो इसको आप समझते हैं कि कितने अच्छे से हमें समझना पड़ेगा। तो हमें क्या बरामद हुई है यहां से? यानी कि पलवरम से हमें क्या प्राप्त हुआ है बेटा? तो हैंड एक्स प्राप्त हुआ है। क्या मिला है? हैंड एक्स मिला है। जिस वजह से, देखो जिस वजह से क्या है बच्चा, इस जगह को हम लोग क्या करते हैं? संस्कृतियों में बांट देते हैं। संस्कृति में बांटकर हम किसको पढ़ते हैं बेटा? तो इसको पढ़ते हैं। तो इसको जहां से, मतलब पलवरम से हमें ये मिला है, तो इस जगह के नाम पर हम इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम मद्रासियन, क्या कह देते हैं? मद्रासियन संस्कृति नाम देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से मद्रासियन संस्कृति से कौन सा उपकरण सर्वप्रथम खोजा गया था, तो आप लोगों का आंसर क्या होना चाहिए बच्चा? क्या मिला है आपको? तो कुल्हाड़ी मिली है मेरे बच्चा। क्या मिला है? कुल्हाड़ी, ठीक है। इसका दूसरा नाम जो है वो क्या कह देते हैं? हम इसको दूसरा नाम देते हैं, तो उसका नाम होता है बेटा हैंड एक्स संस्कृति। क्या नाम है इसका? तो हैंड एक्स संस्कृति, हैंड एक्स संस्कृति, ठीक है। यहां तक आपको पता है, भूलोगे तो नहीं, हैंड एक्स संस्कृति, ठीक है। तो दोनों चीजें जो है वो परीक्षाओं में पूछी भी गई हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। क्लियर कर लो, बता रहा हूं, ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। आपका बड़ा भाई होने के नाते रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि पढ़ लीजिए, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है, जरा इसको देखते हैं क्या क्या संस्कृति का नाम दिया गया है। तो इसको मद्रासियन संस्कृति कहा गया है और हैंड एक्स संस्कृति कहा गया है। अब मैं बात करूं कि इसके और अवशेष जो प्राप्त हुए हैं। देखिए बेटा, आपका यहां पर जो है जगह आपकी पड़ती है महाराष्ट्र। कौन सी जगह पड़ती है? तो महाराष्ट्र जगह पड़ती है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। और यहां पर एक स्थल खोजा गया था जिसका नाम था बोरी। क्या नाम था? बोरी स्थल था।
अब देखिए बेटा, पहली चीज जो आपके पुरापाषाण में कही जाती है वो ये कही जाती है कि भारत से निम्न पाषाण काल के एक भी जो है वो जीवाश्म प्राप्त नहीं होते, यानी कि मानव का साक्ष्य हमें निम्न पाषाण काल में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन उनसे जुड़े हुए कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से हम क्या कहते हैं कि यहां पर मानव था। जैसे सबसे पहले हमें क्या हुआ है कि बोरी जो आपकी जगह है, ठीक है, जो महाराष्ट्र में पड़ती है, यहां से हमें सबसे पहले और सबसे प्राचीनतम, ठीक है, प्राचीनतम अवशेष मिले। कैसे मिले हैं बच्चा? प्राचीनतम अवशेष मिले। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि निम्नलिखित में से निम्न पाषाण काल के किस स्थल से सबसे प्राचीनतम जो है वो अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो कौन सा होगा बेटा? बोरी स्थल, जो कहां पे पड़ता है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन क्लियर है ना बेटा? ओके, बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। अब ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद आपका यहां से जब आप ऊपर चलेंगे तो यहां पर आपका एक जगह पड़ेगा जिसको आप लोग क्या कहते हैं? यूपी, ठीक है। एक गाना बहुत चल रहा है, पता कौन सा? सुन लेना, यूपी वालों के नाम से, ठीक है। यूपी असले की रानी, ठीक है, मैं यूपी का राजा, ऐसा नहीं है यार, ठीक है। तो यूपी में एक स्थल मिला है। कौन सा स्थल है बेटा? तो यहां पर है मिर्जापुर, ठीक है। क्या है? मिर्जापुर, ठीक है। और मिर्जापुर से सबसे पहले जो हमें निम्न पाषाण कालीन क्या हुए हैं? जानवरों के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? तो जानवरों के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो हमें मिर्जापुर से मिले हैं, जो कि कहां पर है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहां पर पड़ता है मेरे लाल? तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब दूसरी बात अगर हम कहें आपके चले आगे, तो आपका मेनली ये वाला जो एरिया है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में आएगा, ठीक, ठीक है। कहां पे आएगा मेरे लाल, मेरे बच्चा? तो ये पाकिस्तान में आएगा। तो पाकिस्तान में एक नदी बहती है जिसका नाम है सोन नदी। कौन सी नदी है मेरे बच्चा? एक बार नाम लीजिएगा, सोन नदी। इस सोन नदी से क्या हुआ है? आपको चॉपर चॉपिंग क्या मिला है? देखिए, ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से हमें क्या मिला है? तो चॉपर, क्या मिला है मेरे लाल? चॉपर चॉपिंग। चॉपर चॉपिंग क्या होता है गुरुजी? हमको पता ही नहीं है। अरे यार, तो रो काहे रहे हो? हम समझाते हैं ना क्या होता है। इतना दुखी होगे तो कैसे काम चलेगा रे बबुआ? है तो उन्हीं लोगन के नहीं के पता कि हम कौन हैं। आइए देखिए, चॉपर चॉपिंग क्या होता है। देखिए बेटा, चॉपर को हम कहते हैं गड़ासा। क्या कहते हैं मेरे लाल? तो गड़ासा कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? तो हम इसको दो धारी तलवार कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि जिसमें दो धार हो, वो ऐसा हथियार जिसमें क्या हो? दोनों तरफ धार हो। इस वजह से इस संस्कृति का नाम क्या रखा गया है? तो मेरे लाल, इस संस्कृति का नाम रखा गया है सोहन संस्कृति। मेरे साथ लीजिए नाम इसका। क्या नाम है बेटा? सोहन संस्कृति। क्या नाम है? सोहन संस्कृति, ठीक है। एक बार फिर से नाम बताइएगा कि सोन नदी पर कौन सी संस्कृति हमें प्राप्त हुई है? तो सोहन संस्कृति। इसको हम क्या कहते हैं? गड़ासा संस्कृति या फिर चॉपर चॉपिंग संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? चॉपर चॉपिंग संस्कृति, ठीक है। इसको हम नेवुल संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, पेवुल। इसको हम किस और नाम से जानते हैं? तो पेवुल संस्कृति भी इसको कहा जाता है। देखिए, सबसे ज्यादा नाम इसके हैं, कंफ्यूजिंग करने वाली स्थान है, तो आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन बनने की संभावना गुरुजी बहुत ज्यादा है। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये आपको मिल गए हैं कुछ स्थान, और कुछ क्या मिल गए हैं आपको यहां से? संस्कृति, जो कि आपसे कई ज्यादा बार पूछी गई। अब इसका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन करेंगे मेरे लाल, ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो छूटे ना। आइए जरा बच्चा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए हमने आपको क्या बताया कि प्राग ऐतिहासिक काल में क्या पढ़ते हैं। देखिए, मैं रेड कलर से जहां पर अंडरलाइन करूंगा तो समझ लीजिए गुरुजी उसके बारे में कुछ बता रहे हैं। तो देखिए बेटा, प्राग ऐतिहासिक काल का संबंध किस काल से माना जाता है? तो आपको बता दूं कि इस काल का संबंध जो है वो किससे माना जाता है? पाषाण काल से, ठीक है बेटा। पाषाण काल से प्राग ऐतिहासिक का संबंध माना जाता है। वर्ष 1860 में क्या हुआ है? तो गुरुजी पुरातत्व विभाग की क्या हुई है? स्थापना हुई है। जो उस समय क्या था? स्वतंत्र जो है वो क्या था? एक संस्था थी, ठीक है, ना कि स्थायी संस्था थी। तो इसको स्थायी किसके द्वारा किया गया? लॉरेंस के द्वारा किया गया। कब किया गया है बेटा? वर्ष 1871 में किया गया है। अब बात हम करते हैं
किसकी? तो इसका नाम भी 1871 में क्या कर दिया? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, नाम याद रहेगा ना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। अब देखिए क्या होता है, अब मेन बात आती है संग्रहालय की। तो आपका जो भारत में संग्रहालय स्थित है, मानव संग्रहालय स्थित है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है इस समय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। क्या नाम है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। जो कहां पर स्थित है? तो एमपी के भोपाल शहर में स्थित है। ठीक है बेटा, अब आगे बात करते हैं। ठीक है, तो कहां पर स्थित है? एमपी के भोपाल में, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया। विश्व स्तर की बात करें तो विश्व स्तरीय जो मानव संग्रहालय है वो आपका डेनमार्क के कहां पर है बेटा? कोपेनहेगन शहर में। आगे चलिएगा। अब मैंने आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, निम्नलिखित में से पाषाण काल किस श्रेणी का है? तो आप बताइएगा कौन सा है गुरुजी? प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक, अब देखिए स्टोन एज को दरअसल हम 3 भाग में मिलकर पढ़ते हैं, पाषाण काल, मध्य पाषाण और नवपाषाण, जिसमें पाषाण काल भी क्या है? 3 श्रेणियों में बटा है, निम्न पाषाण, मध्य पाषाण और उच्च पाषाण। अब देखिए बेटा एक आखिरी नजर, तो निम्न पाषाण काल की तिथि कितनी मानी गई है? लगभग 50 लाख से 50,000। ठीक, अब इसमें क्या है? इसका जनक किसे कहा जाता है पाषाण काल का? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को इसका जनक माना जाता है, क्योंकि 1863 में इन्होंने क्या किया था? पलवरम से, कहां से? पलवरम, जो कि कहां पड़ता है मेरे लाल? तो ये चेन्नई में पड़ता है, और यहां से हैंड एक्स बरामद की थी। क्या की थी? हैंड एक्स बरामद, यानी कि हस्त कुठार जो है वो बरामद किया था। ठीक है, पत्थर का उपयोग करते थे ये लोग, शिकारी थे। कौन सा पत्थर यूज करते थे? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग करते थे। अब आगे चलिएगा, तो अब देखिए सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको मैप के माध्यम से बताया था कि ये जो जगह है वो मद्रास है, यानी कि वर्तमान चेन्नई। 1863 में जेम्स ब्रूसफुट के द्वारा यहां पर क्या हुआ है? हैंड एक्स बरामद की गई है, जिसके वजह से इस संस्कृति का नाम क्या है? हैंड एक्स संस्कृति पड़ा है। ठीक है, और क्या इसका नाम पड़ा है? तो इसका नाम जो है मद्रासियन संस्कृति और पड़ा है। क्या पड़ा है? ये देखिए लिखा है आपका मद्रासियन संस्कृति। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब इसके अलावा आपका जो मिर्जापुर में स्थित जो है इसका क्या है? स्थल है, वहां से हमें क्या हुआ है? जानवरों के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, और आपका सोन संस्कृति जो कि अब वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब जगह पर है, तो वहां पर हमें कौन सी संस्कृति बरामद हुई है? तो चॉपर चॉपिंग, जिसका अर्थ क्या है? गड़ासा या फिर दोधारी तलवार। ठीक है, जिसको हम सोन संस्कृति कहते हैं, या गड़ासा संस्कृति कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? पेबुल संस्कृति कहते हैं। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। कैसा लगा आप लोगों को मेरा प्रयास? एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आशा करता हूं कि आप लोग जो है वो इस क्लास को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए बेटा क्या है, अगर एक बार आप इस क्लास को लेते हैं तो दोबारा आप इसका रिवीजन जरूर कीजिएगा। ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी कोई भी क्लास छूटेगी नहीं। ठीक है, तो आपको समझ में यहां तक आया है? ठीक है बेटा, तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद साथियों। ठीक है।